एक छोटे गांव में जितने आदमी थे आज आपके उससे 10 गुना ज़्यादा पीछे हैं, वरना नई बस्ती में रहने वाले आपकी उम्र के बराबर के लोग आज भी किसानी कर रहे हैं। राजनीति हमारा पैसा नहीं है, राजनीति हमारा समाज सेवा है और ये मेरा शौक भी है। कुछ जो नेता होते हैं वो अपना एक चांदी का चम्मच उनके हाथ में होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। यार तो छोड़ो, हमारे पूरे गांव में कोई नेता नहीं था। ये गांव की सोच रही है कि ज़्यादा मत दिखाओ वरना नज़र लग जाएगी। जब आपने पहली गाड़ी खरीदी, पहला घर बनाया, तो पापा ने बोला कभी भैया इतना मत करो, छुपाओ यार, नजर लग जाएगी? हमारे पिताजी कभी नहीं गए। कभी डर नहीं लगता था कि अकेले अगर छात्र नेता बन रहे हैं और धुरंधर हैं सामने, कोई बात विवाद हो जाए तो अपनी जान पर आ जाएगी? होता ही था विवाद। अच्छा, होता ही था, वो तो होते ही थे। वो सब छोड़िए, वो तो बहुत निपटा देते थे। अरे वो तो निपटते ही थे। छात्र नेता अच्छा लग रहा है, सुनने में सभ्य लग रहा है। वहीं जब हम युवा नेता बोलते हैं किसी इंसान को, बड़ा असभ्य सा, और कोई भी इंसान 150 का कुर्ता पहन के गमछा डाल के चालू हो गया। प्रिंसिपल को पकड़ लेना, वहाँ के जो मतलब मेन हेड अथॉरिटी थे उनको पकड़ के नीचे गिरा देना, मार देना, कूट देना, अपना वर्चस्व दिखाना, गाड़ियों के दम पर उनको फ़ोन के धमकी देना। क्या ये छात्र नेता की असली इमेज है? क्या ये? मैं जेल भी गया, करीब 1 महीना हम लोग जेल में रहे। उससे आपके साथ में और कौन कौन था? सब हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बड़ा बीएसपी में आपका नाम है, चर्चित आदमी रहे आप, तो यहाँ से आपने खुद नेता है। कह रहे छोड़ो भाई सब, कहाँ आप पढ़ गए? ये तो ये एटीट्यूड दिखा रही मायावती जी। बीएसपी टू बीजेपी क्यों? भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात कह सकते हो। तो योगी जी के साथ संबंध आपके अच्छे हैं? हाँ, अभी तो ठीक है। इसी बात का पक्ष रख सकते हैं आप? दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं? रामचंद्र प्रधान जी बैठे हुए हैं। दरअसल अभी इनका जो पद है एमएलसी के पद पर है। आज का जो पॉडकास्ट है खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट के जरिए पहली बात तो आप इनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे ही, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में इनकी अगर शख्सियत को नहीं लाया गया तो शायद कुछ मैंने गलत कर दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है किसी इंसान के अंदर से सीखी जाएं। बोला जाता है कि हमारे ही बड़े बुजुर्ग हमें सिखा कर जाते हैं, और जब हम आगे की जर्नी तय कर रहे होते हैं तो हमें अगर किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा बेहतर होता है, और तब कोई मार्गदर्शन दे जाए जो कुछ अपने जीवन में अच्छा करा हो तो और भी अच्छा है। तो पूरी जर्नी कैसी रही, कैसा क्या पैटर्न रहा, जब बचपन से कैसे थे, अब तक का जो सफ़र है जीरो टू हीरो बनने का, पूरा आज आप इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। स्वागत करते हैं सर आपका अपने पॉडकास्ट में। धन्यवाद साहब। मयंक जी, सर एक क्वेश्चन, जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल कर रहा था, मैंने देखा कि रामचंद्र सिंह प्रधान लिखा था। ये जो प्रधान था, पहले मुझे लगा कि प्रधान जैसे है कि गांव में रहने वाले छोटे मोटे होंगे कोई प्रधान जी। जब थोड़ा सा और रिसर्च करा, पता चला कि आपके लड़के प्रत्युष प्रधान। फिर थोड़ा सा और पता किया ये प्रधान है क्या, असल में क्यों प्रधान क्यों लगा रहे हैं? देखिए मयंक जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। प्रधान शब्द आया हमारा विश्वविद्यालय से। अच्छा। और चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय में जो पढ़ते थे तो एक होता है ना कि जैसे नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति, तो वहाँ से आ गया। एक हमारे शैलेंद्र मल जी थे, देवरिया के रहने वाले थे। तो जैसे सरपंच नहीं होता नेतृत्व करने वाले, तो उन्हीं ने कि अचानक मुझे प्रधान नाम दे दिया, तो वहाँ से मैं प्रधान हो गया। तो असल में अपने प्रधानी का इलेक्शन वगैरह सब जो होता है ये सब नहीं करा? नहीं। तो मतलब कोई इंसान अगर आपके नाम के आगे प्रधान देख रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा असल में प्रधान है नहीं? नहीं, मैं प्रधान नहीं हूँ। अच्छा, मैं कर्म का प्रधान हूँ, मैं ऐसे प्रधान नहीं हूँ। बहुत बढ़िया सर। स्टार्टिंग से चलते हैं। मान लेते हैं कि आप अभी बचपन में थे, जब कब आपकी समझदारी मतलब आया कि हाँ अब उम्र हो गई, अब समझदारी हो गई, अब जीवन देखना चालू, क्या कुछ करेंगे अब लाइफ में? देखिए, आदमी बचपन से, बचपना के बाद फिर वो किशोर अवस्था में आता है, किशोर से वो यंग अवस्था में आता है, लेकिन वो कैसे कैसे बीतता चला जाता है। मुझे लगता है ये कोई आभास नहीं कर पाता है कि अब बचपना है, बचपने से अब हम किशोर अवस्था में आ गए। किशोर सबके अपने, जैसे अब आदमी किशोर अवस्था में होता है, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गया, खेल कूद में व्यस्त हो गया, उसी तरह से यंग हो गया। यंग से आदमी की अवस्था बढ़ती जाती है और उसके दायित्व बढ़ जाते हैं और उसकी अपने काम का तरीका बदल जाता है। सर ये बात तो समझ में आती है। जैसे कि आप एक, मुझे जहाँ तक पता चला आप सर नई बस्ती धनेवा से थे? हाँ जी। वहाँ से आपका जन्म हुआ। एक ऐसा गांव जहाँ पर मुश्किल से 1000-2000 आदमी रहते होंगे? हाँ बिल्कुल, है ना, ज़्यादा तो रहते नहीं थे। एक छोटे गांव में जितने आदमी थे
आज आपके उससे 10 गुना ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है ना। छोटे गांव में जब आप थे, जब बचपन का समय था, जब आपके पिता जी रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है इंसान को चोट मारता है कि नहीं कुछ तो मुझे बड़ा करना है, वरना नई बस्ती में रहने वाले आपकी उम्र के बराबर के लोग आज भी किसानी कर रहे हैं। मयंक जी, मैं समझता हूँ कि अपना कुछ भाग्य का भी बड़ा खेल होता है और कुछ अपनी मेहनत और लगन भी होती है। एक बचपन से ही, जैसे एक है ना कहावत कि जैसे होनहार बिरवान के हो चिकने चिकने पात। पात। तो हम लोग तो गांव में रहे, गांव में पढ़े लिखे, गांव में पैदा हुए, और हमारे माता पिता तो पढ़े लिखे भी नहीं थे और साधारण सी खेती बाड़ी का काम करते थे। वहाँ से हम लोग निकले तो पढ़ाई लिखाई भी हमारी गांव में हुई, पालन पोषण भी गांव में हुआ। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ उस समय की थीं, उसी में हम लोगों का बचपना गुजरा। हाँ, ये ज़रूर है मयंक जी, जब से हमारी याददाश्त शुरू हुई, उसके पहले बहुत छोटे रहे होंगे तब से तो मुझे याद नहीं, लेकिन याददाश्त जब से शुरू हुई तब से मेरे मन में भाव जरूर आता था, जैसे कुछ मैं अच्छा देखता था तो मुझे लगता था कि अगर यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे क्या देखा आपने? अच्छा, तमाम सारी चीज़ें, जैसे कोई वर्क है, कोई आदमी कर रहा है तो मैं कहता मैं भी कर सकता हूँ। कुछ तो आपने देखा था, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताएं सर। नहीं, अमूमन मेरा ये भाव रहता था कि भाई जो आदमी कर रहा है अच्छा लगता था मुझे, तो मैं भी वो प्रयास करता था करने का। और जैसे बचपन में बहुत राजनीतिक ज्ञान तो नहीं था, लेकिन ये सही है कि जब कोई राजनीतिक गतिविधियाँ या कोई ऐसा काम जो करने लगता था, जैसे गांव में कोई राजनीति हो रही है, कोई नेता आ गया, उसके पीछे लोग चल रहे हैं और मतलब उसकी जय जयकार हो रही, तो अपने अंदर भी एक भाव आता था कि यार हम भी तो ऐसे हो सकते हैं। भले ही उस समय हम लोगों का बचपना था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन एक आकर्षण होता था, ये लगता था कि यार, तो ये ऐसा रहता था। फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल के आगे पढ़ाई के लिए आए। तो जब हम बचपन में भी थे तो हमारे साथी जो आज भी हमारे गाँवों में रहते हैं, तो वो बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं कि जो हमसे कहीं ज़्यादा बूढ़े लगने लगे, क्योंकि वो उसी परिवेश में रह रहे हैं उसी तरह का, और उस तरह से वो नहीं हो पाए। कोई टीचर हो गया तो कोई खेती ही कर रहा है, कोई वकील हो गया, लेकिन उनको मैं आज देखता हूँ तो लगता है यार, ये अगर हम लोग भी, अगर हमारे माता पिता पढ़ने के लिए लखनऊ ना भेजते तो शायद हम लोग भी वही गांव में रहते। लेकिन पहले के गांव में आपके गांव में भी बहुत फ़र्क आया। बिल्कुल। पहले के गांव तो स्थिति ये थी कि जब हम लोगों को बचपना था तो ना तो खड़ंजा तक नहीं लगे थे, लोगों के पक्के घर बहुत कम लोगों के हुआ करते थे, बिजली नाम की चीज़ होती नहीं थी, तो बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता था गांव में। आज बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई, बदली हैं आज। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, क्या होता था मेरे, अब उस समय तो मेरे कल्पना भी नहीं की थी कि मोबाइल ऐसी चीज़ होगी। जैसे हम लोग कभी खेत वेत में जाते थे तो टेलीफोन जो ये लैंडलाइन वाला होता था ना, तो लैंडलाइन पे बहुत कम लोगों के यहाँ होता था, एक आध लोग किसी के बड़े आदमी के हो। तो मैं सोचता था कि यार कोई कभी ऐसा भी हो सकता है कि आदमी गांव में खेत में काम कर रहा हो और वहाँ उसकी बात हो रही हो। मतलब ये बचपन में मैं सोच रहा हूँ, ईमानदारी से बता। अच्छा। और फिर जब ये मोबाइल आया तो मुझे याद आया कि यार कभी मैं ये सोचता था, मैं व्यक्त नहीं करता था क्योंकि कोई इंजीनियर तो मैं था नहीं, लेकिन मैं सोचता था, मेरे मन में आता था कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अब देखिए वही चीज़ें हुई, और अब तो गांव की स्थितियां भी बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कुछ जो नेता होते हैं वो अपना एक चांदी का चम्मच उनके हाथ में होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है
कि चलो अपने चाचा हैं, अपने पापा रहे हैं, तो एक रहा है कि कम से कम उनकी राजनीतिक जो ज्ञान है वो हमारे ऊपर भारी पड़ा, या मजबूरी ही सही, लेकिन उस चीज़ को हम आगे अग्रसर करते चले गए। आपके साथ सर जब आपके पिताजी थे, थोड़ा पिताजी के बारे में बताइए अपने, वो मयंक कौन थे? जी, हम लोगों का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। और घर तो छोड़ो, हमारे पूरे गांव में कोई नेता नहीं था। तो हमारे पिताजी तो एक साधारण से किसान थे और बिना पढ़े लिखे थे। हाँ, लेकिन उनके अंदर ये एक जिज्ञासा थी, मैं समझता हूँ उनकी एक दृढ़ शक्ति जरूर रही होगी, दृढ़ इच्छा रही होगी कि बच्चों को पढ़ाएं, हमको पढ़ाने लिखाने की उनकी ज़रूर कोशिश रही होगी उस समय। और ये भी मैं समझता हूँ कि उस समय उन्होंने बहुत कष्ट भी उठाया होगा, जो हम लोगों को आभास तो हो सकता है लेकिन पता नहीं है। निश्चित तौर पे उन्होंने जिन परिस्थितियों में एक सामान्य आर्थिक स्थिति में पढ़ा लिखा के इस स्थिति में लाए, तो निश्चित उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, हमसे कहीं ज़्यादा। तो मेरे पिताजी तो बहुत सीधे शरीफ साधारण से किसान थे, लेकिन उनको जब मौका मिला उन्होंने हमको पढ़ा लिखा करके हम विश्वविद्यालय तक आए। तो मैं तो उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। और जब मैं कभी राजनीतिक क्षेत्र में कभी जाता हूँ और ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, कभी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे ना होने के बाद भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आप लोगों को भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। 2 स्टेटमेंट देता हूँ सर आपको। बच्चे की वजह से पिता को जाना जाए, पिता की वजह से बच्चे को जाना जाए, दोनों में आपके लिए कौन से ज़्यादा सही था? देखिए, हर पिता की, ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हमारी ये संस्कृति रही है कि हर पिता चाहता है कि वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। जबकि होता कभी कभी उल्टा हो, कभी कभी सही है। तो लेकिन हर पिता की ये इच्छा होती है कि वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। तो ऐसे ही तो हर व्यक्ति, और मुझे लगता है 90% ऐसा होता भी है। अच्छा सर, जब आपका एकेडमिक सेक्टर कंप्लीट होता है, आप एंट्री करते हैं एलयू के अंदर। हाँ जी। इस बीच के पहले आपको कभी लगा था कि एक नई बस्ती धनेवा में रहने वाला एक इंसान को सीधा एलयू में एडमिशन मिलेगा या वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। डायरेक्ट चलेगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो एक साधारण से प्रक्रिया थी, लेकिन हम लोग अच्छा, जैसे अब का चलता है कि एलयू में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले भी ऐसा चलता था? नहीं, जिस समय हमने एडमिशन लिया तो मेरिट पे एडमिशन होता था। ओके। एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। तो जब आप वहाँ पर गए, कैसा वहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा? अरे साहब, ये तो कुछ पूछिए। जब मैं वहाँ गया तो हम तो यार गांव से निकल के आए थे मयंक जी, और बहुत साधारण परिवार से। तो वहाँ लेकिन हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल थे, 10-11 हॉस्टल थे, बड़े बड़े हॉस्टल थे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल उन्हीं को मिलता था जो या तो बहुत दबंग किस्म के होते थे या बड़े लोग होते थे जिनकी कैपेसिटी उनके माँ बाप वहाँ रख सकते थे। हालांकि बहुत पैसा नहीं लगता था, 1000-1200 रुपये में पूरा महीना काम चल जाता था। 300 रुपये मेस का लगता था। और उस समय मुझे लगता साल भर की फीस हॉस्टल की 110-120 रुपये हुआ करती थी। तो उसका भी, इन पैसों का भी कहीं ना कहीं वजन होगा? हाँ, बहुत वजन था भाई उस समय। मैं बता तो रहा हूँ कि उस समय भी ये बड़ा वो लोग थे। तो उस समय यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टलर खास कर होते थे, उसमें कोई सामान्य आदमी नहीं रह पाता। अच्छा, आप रहे? जो बड़े लोगों के लोग होते थे, जो संपन्न लोग होते थे, जहाँ किसी ज़िले से आते थे, वो तो पूरे प्रदेश से भी बहुत सारे ज़िलों से लोग आते थे। लेकिन तो मैं तो शुरू में जब आया तो एक हमारे साथ रमाशंकर शुक्ला जी थे, जो हमारे मलियाबाद के ही रहने वाले थे। वो लेके आए। मैं तो, उनके पास भी हॉस्टल नहीं था। तो कभी हम लोग एज ए गेस्ट रहते थे। किसी कमरे में रुक गए, कहीं किसी कमरे में रख गए। अच्छा, और के कमरे लिए हुए कोई भी कहीं पर रह लेता था? हाँ, मान लीजिए कोई दोस्ती यारी में तो हम लोग रह लेते थे। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा
बड़ा अनकंफर्ट लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं किसी के कमरे में जाऊं रहूं। फिर तो मैंने तो लगभग 6-8 महीने हम्म। मैंने उस तरह से गुजारे। जो छात्र संघ भवन हमारे यहाँ बना हुआ है, कभी आप जाएंगे हनुमान सेतु के सामने बड़ा छात्र संघ भवन बना हुआ है। उस गर्मी का सीज़न में तो हम लोग तो हॉस्टल में, अब हम लोग एसी के ज़्यादा आदी हो गए। उस समय तो हॉस्टल में कोई एसी फेसी का कोई प्राविधान था नहीं। हॉस्टल में भी लड़के रहते थे एक पंखे के नीचे, पंखा भी होता था, कूलर भी नहीं होता था। तो हम करीब 7-8 महीने तक लगभग ऐसा रहा होगा। मैं दिन में तो क्लास करता था और उसके बाद शाम को अपना एक बैग रखे था, उसी में कपड़े वपड़े रखे, एक चादर 2 ठो रखे। तो छात्र संघ का जो लान होता था उसी में शाम को रात में बिछा के सो गए। और जब मैदान में आप सोइए तो बढ़िया नींद भी आती है और सुबह सुबह बहुत जल्दी नींद खुल भी जाती। तो अपना जल्दी तैयार हो गए, फिर अपना वहीं बैग रख दिया कैंटीन में और चले जाते थे यूनिवर्सिटी। तो कोई मुझे 6-8 महीने तक ये जान ही नहीं पाया कि रहता कहाँ है, सिर्फ वो कैंटीन के लोग जानते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर संबंध होते गए, बनते गए, दोस्त यार बनते गए। फिर हॉस्टल में भी हो गया, तो हॉस्टल में कई हॉस्टलों में फिर अपने समर्थकों भी बहुत सारे कमरे दिलवा दिए, तो उसमें फिर नेता हो गए धीरे धीरे। अच्छा, जैसे कि आप गए थे अपने इधर से, उसके बाद आप एलयू में एंटर करते हैं। समय के साथ एक होता है कि तुम अमीर हो तो तुम हॉस्टल में हो, और मैं अमीर नहीं हूँ तो मैं इधर हूँ, या बहुत कुछ ऐसा। तो मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ आपको मैं। बहुत कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों के अंदर कुछ रुतबा या कोई टाइप का एटीट्यूड या कुछ आपका प्लान रहा, क्योंकि आप छात्र नेता भी बने वहाँ के। एक छात्र नेता के लिए बनना थोड़ा आसान नहीं था वहाँ पर। हाँ, अरे बहुत कठिन काम था। एटीट्यूड तो बहुत कम ही लोगों में होता था, क्योंकि छात्र जो हॉस्टल में रहते थे लड़के, या जो डे स्कॉलर भी होते थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा ये रहे कि ये अमीरी और गरीबी, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं दिखता थे। कुछ एक लोग होते थे जिनका अपना एटीट्यूड रहता होगा, एटीट्यूड, मगर बहुत ज़्यादा उसमें। तो छात्र नेता का सफ़र मतलब कैसे बना फिर छात्र पूरे इतने नेता- लोगों के बीच में? मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आदमी का, मैंने कहा ना, मेरे अंदर एक भाव तो बचपन से हुआ करता था कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं अपने बचपन में गांव में भी रहता था, अगर अपने साथ के 10-5 लड़के होते थे तो उनका भी उस समय तो कोई राजनीति तो नहीं थी, लेकिन चाहे खेल कूद हो, चाहे वो किसी मामले में भी ऐसा लगता था कि नेतृत्व तो हम ही करते हैं। अच्छा, अपने बचपन में साथियों से भी आगे हम मिलते हैं तो ठाकुराना आपके अंदर पहले से था? नहीं, ठाकुराना नहीं था, लेकिन ये था कि एक होता है ना कि जैसे लोगों में नहीं, जैसे कि अब कोई एक नॉर्मल सा, सर आप समझने वाली बात है, एक नॉर्मल आदमी 10 लड़कों को लेकर नहीं चल सकता। या तो बहुत बड़ा दिमागी आदमी है, या तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन वाला है, या तो बहुत बड़ा पैसे वाला है, या तो उसके जाति का असर है। नहीं, जाति की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि ऐसा लगता था कि जैसे हम गांव में भी 10-5 लड़के का एक गुट दोस्त हो यार, होते ही थे, सभी के होते हैं। तो गांव में भी मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कि हम बहुत उनसे अमीर थे, वरना अमूमन देखा यह जाता है कि गाँव में मैंने देखा है कि जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं वही उन्हीं के चेला चापड़ी करते हैं, होते थे। जबकि ऐसा नहीं था। हमारे साथ ये नहीं था, कोई हम बहुत अमीर नहीं थे। हम आज से ज़्यादा अमीर जो थे वो भी हमारी बात मानते थे। तो यानी कि आपका कहने वाला नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर बेहतरीन थी। अब वैसा था, वो कुदरती था उस समय। और जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो धीरे धीरे जब छात्र राजनीति यहाँ होती थी तो उसमें हम लोग नेतृत्व करने लगे। हम तो 86 में एडमिशन लिए और 87 में यहाँ छात्र आंदोलन शुरू हो गया। किस चीज़ के बारे में? एक हमारे अभी भी हैं BHU के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, ओम प्रकाश सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे। वो उस समय महामंत्री थे, उन्हीं से कुछ पुलिस विवाद हो गया था, कुछ हुआ था। तो उसमें अब तो खैर छात्र राजनीति एकदम किनारे हो गई।
वरना पहले जब कोई छात्र राजनीति में पूरे प्रदेश में एक छात्र आंदोलन होते थे, किसी मुद्दे को लेके इनसे विवाद हो गया होगा, तो उसमें बहुत विवाद हो गया तो उस पर पूरे प्रदेश में आंदोलन भड़क गया। तो उस समय तो हम बीए कर रहे थे, अच्छा। और उसी समय मैं उस आंदोलन में कूद गया और मैं जेल भी गया। करीब 1 महीना हम लोग जेल में रहे उस समय। आपके साथ में और कौन कौन था? बहुत लोग थे उस समय हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो आपको उससे लाइमलाइट मिली कि आपको नेगेटिविटी मिली? लाइमलाइट मिली, अच्छा लगा, क्योंकि जेल तो मैं कभी गया नहीं था। जेल गया तो आंदोलन में गया, स्टूडेंट आंदोलन था वो। छात्र आंदोलन में तो फिर वो अलग तरीके का रुतबा था। लोगों की नज़र अच्छी बन गई होगी फिर भी आपके लिए? अच्छी बनी, लोग मिले। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट थे उस समय सरोज तिवारी, मुझे लगता है, हाँ सरोज तिवारी जी थे, और वह यहाँ के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने आप नेता बनते चले गए। छात्र की कोई समस्याओं को लेके आंदोलन होते थे, मांग होती थी, वहाँ आप खड़े होते थे? मैं आपके आगे आपका धीरे धीरे ग्रुप मतलब वहाँ से स्टेबल होता गया? हाँ बहुत। अच्छा, पहले के जो समय था वो गांव का आदमी चाहे हो या कहीं का इतना जलता नहीं था। कोई इंसान अपना बढ़ रहा है, हर कोई इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता था कि अपने भाई हैं, अपने दोस्त हैं, आगे चल रहे हैं, चलो सारे चलते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है मयंक जी कि लोग अपने दुख से दुखी कम, दूसरे के सुख से दुखी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये परसेंटेज कम ही होता है, सब तो नहीं ऐसा कह सकते। कभी हुआ आपके साथ कि बड़ा अपना माना किसी को दगा कर गया? कई बार, बहुत लोग हुआ। छात्र नेता के समय कुछ हुआ? उसमें भी हुआ कुछ बताएंगे? लेकिन अब क्या किसी का नाम ले इस समय। नाम कई ले लेते बार हैं, कुछ ऐसा भी हुआ, नाम और ऐसा हुआ कि जिनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, हाँ। और अंत में वो मतलब धोखा ही हुआ उनसे। लेकिन खैर, आज मैं लेकिन ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने धोखा दिया या धोखा उनके नेचर में रहा होगा, तो आज वो कहाँ और हम कहाँ। अगर कोई आदमी सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ईमानदारी से अगर वो अपना काम करता है, किसी की मदद करना ही हमारा फर्ज है। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारा समाज सेवा है, और ये मेरा शौक भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ मयंक जी, मैंने गरीबी को और गांव की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। मैं जानता हूँ कि गांव की ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ पाना और या कुछ करना कितना मुश्किल होता है, मुश्किल काम है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जैसे ईश्वर ने, भाई आज क्या होता है, आदमी परेशान होता है, कहीं किसी कष्ट में होता है, दुखी होता है, तो भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु मेरी परेशानी दूर कर दो। ये ना कहता, प्रार्थना करता। और या फिर वो आपके दरवाजे आता है। तो अगर आपके दरवाजे आया है तो उसको ये उम्मीद है कि आप उसकी कुछ परेशानी हल करेंगे। तो ये आपको उसने दर्जा ईश्वर की तरह दिया, और ईश्वर ने भी आपको सुना, ये पावर दिया आपको, ये शक्ति दिया। वरना तो इस देश में 145 करोड़ लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं, और उसमें कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, कितने मंत्री हैं, कम ही लोग हैं ना। तो वो आपको दर्जा मिला, आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन आपकी किस्मत और ईश्वर ने का आशीर्वाद मिला आपको। और अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है तो आपका सौभाग्य, वरना तो बहुत लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके दरवाजे कोई जाता है क्या? यानी कि आप हाथ खोल कर रखे आप अपने जीवन में? भाई करना ही चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो किसी की मदद करता हूँ तो इसलिए नहीं करता हूँ कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे लिए वोट करेगा। हम इसलिए करते हैं कि इसमें हमें आत्मसंतुष्टि मिलती, कि अगर हम किसी के काम आ गए तो वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, वो गलत करेगा सही करेगा, ये उसका सोचना है।
लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे खुद संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है यार अच्छा हो गया। अच्छा, जब लोगों से धोखा मिला आपको, तो ये बात कहना अलग होगा कि मेरे को इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, शायद ये भगवान कहें तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान कहे तो फिर सोचना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इफेक्ट का मतलब हमने ये नहीं कहा कि हमारे कोई फर्क नहीं अभी पड़ा। एक क्वेश्चन बच रहा है उसमें कि जैसे कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, तो आपने फिर मंथन करा होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आप कुछ फुट पीछे आए होंगे, फिर आपने कुछ निर्णय लेके कुछ सीखा होगा आपने। वो आप बताइए कि जब कोई इंसान धोखा दे जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? महंग जी, मैं ये बात स्वाभाविक है कि किसी को बहुत अपना मानो और वो आप से इस तरह का कोई कर जाए तो कष्ट तो होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं इतना भूल जाता हूँ कि मैं उस आदमी से न तो कुछ बदले की भावना रखता और ना मैं उसे याद करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस नाम का व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं था, दिमाग से ही निकाल देता कि छोड़ो यार उसको अपना दिमाग। क्यों? अगर हम एक चीज़ और होती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी प्रोग्रेस से चिढ़ जाते हैं। अब उनके मन में क्या आएगा कि यार हमारा कुछ हो ना हो अलग बात, अपने बारे में तो सोचेगा नहीं, और आपका सबसे ज़्यादा जो करीबी होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। महंगी जी, आपको कोई दिक्कत तो हो जाए इसमें उनको संतुष्टि होगी, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट उनको होता है। अच्छा, मुंह पर बड़े मीठे होते हैं। मुंह पे बहुत मीठे रहते हैं। जब वो कष्ट में होंगे तो आप उनकी एक मन ही मन में इनके दिमाग में रहेगा कि भाई महंग जी का ये कुर्ता कैसे फट जाए, या इनकी बेइज्जती कैसे हो जाए, या इनका कुछ ये नुकसान कैसे हो जाए। ऐसा उनके मन में चलता ही रहेगा क्योंकि ये हमसे आगे निकल गए। तो मेरा मानना है कि हमारे ये सोचने से तो इसका नुकसान होगा नहीं, सही है। और जो सोचना मुझे अपने बारे में चाहिए वो मैं उसका नुकसान करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे सोचने से नुकसान भी नहीं होगा और हम अपना भी नहीं कर पाए। तो इसलिए उसको दिमाग से हटाओ, जाने दो, लेट गो करो। चलो जाने दो, आपने आगे बढ़ो, अपना काम करो। अच्छा, समय के साथ जिनको आपने साथ लिया कि आने वाले समय में ये हमारे साथ रहेंगे, तो उस इंसान के जाने से थोड़ा तो इम्पैक्ट बनता है, लेकिन एक प्रभावशाली आदमी एक नए इंसान को अपना उम्मीदवार बना लेता है। आपके साथ हुआ ऐसा? तो 1-2% ऐसे लोग होते हैं, बाकी तो सब थोड़ी ना होते हैं। ऐसे एक आध आपको मिल ही जाएंगे आपके जीवन में कि जो आपसे दूरी बनाएंगे। नज़र नाम की चीज़ होती है। होती है, लेकिन हमारा महंग जी एक मानना और है। मेरा ये सोचना है कि आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेट पावर है आपकी, और वो आपके अंदर है, मैग्नेट पावर है, तो ये सब आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और अगर मैग्नेट पावर ख़त्म हो गया तो ये अपने आप छटक जाएंगे। कहने लगे कि जिसको कमाना है वो दिखाए नहीं, क्योंकि दिखेगी तो नज़र लग जाएगी। नजर लगेगी। कैसा है? तो ये आपको एनी हाउ कैसे भी अपने को मजबूत करके, अपने को किस करके आपको अपने अंदर मैग्नेट पावर को हासिल रखना है, ये आपका उद्देश्य होना ये चाहिए। गांव की सोच रही है कि ज़्यादा मत दिखाओ वरना नज़र लग जाएगी। जब आपने पहली गाड़ी खरीदी, पहला घर बनाया, तो पापा ने बोला कभी भैया इतना मत करो, छुपाओ यार, नज़र लग जाएगी? हमारे पिताजी कभी नहीं गए। अच्छा। लेकिन हाँ, हम लोगों के तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक है। जब लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने बहुत ज़्यादा इस सब को बहुत शोबाजी में करने का आदी नहीं रहा। मैं बहुत कि ये ताम झाम ये वो सब नहीं। छात्र राजनीति में भी हम लोगों ने करी, तो छात्र राजनीति में भी ठीक है, स्वाभाविक है, 150 लड़के उस समय साथ में लेके चलते ही थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाहर भी मैं इस तरह का कभी नहीं किया। कभी डर नहीं लगता था कि अकेले अगर छात्र नेता बन रहे हैं और धुरंधर हैं सामने, कोई बात विवाद हो जाए तो अपने जान पर आ जाएगी? होता ही था विवाद। अच्छा, होता ही था, वो तो होते ही थे, वो सब छोड़िए, वो तो बहुत निपटा देते थे। अरे वो तो निपटते ही थे। और वो देखिए उस समय का ये नहीं था कि कोई जानी दुश्मनी या पुश्तैनी दुश्मनी थी। एक थोड़ी बहुत वर्चस्व की लड़ाइयाँ जो होती हैं यंग यंगस्टर में, वो होती रहती थी। भागीदारी ली वर्चस्व की लड़ाई में आपने? नहीं, ठेकेदारी तो मैंने नहीं, वर्चस्व की लड़ाई में भागीदारी रही। हाँ, वो तो सभी को रहता था, वर्चस्व ही था। तो सर, समय बीतता गया, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अप एंड डाउन चलते गए, कभी कुछ अच्छा हुआ, कभी कुछ बुरा हुआ।
तो इस बीच में कुछ ऐसी सीख आप हमको बताइए जिससे आपको लगे कि अभी जो बस छात्र नेता का मैं कवर कर रहा हूँ, अभी आगे आऊँगा छात्र नेता तक। छात्र नेता तक बने रहने के वक्त आपने सीखा क्या? बहुत कुछ 2-3 चीज़ें अगर आप बता दें। देखिए, छात्र नेता बन के ही एक राजनीतिक सोच हमारे अंदर पैदा हुई। तो राजनीति का यूँ कह लीजिए कि वो एक प्राइमरी एजुकेशन थी वो राजनीति की। और अब तो राजनीति बंद हो गई, लेकिन छात्र राजनीति होनी चाहिए। और छात्र नेता जो होता है, जो छात्र राजनीति उस समय की थी, तो हमेशा उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की होती थी। तो हम समझते हैं कि जितने भी छात्र नेता छात्र जी राजनीति करके आए होंगे, उनको जो सिस्टम खराब लगता है, चाहे भले हम सत्ता में हों, तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें अच्छा नहीं लगेगा तो, क्योंकि हम गलत सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करने चाहते। तो उसी तरह से छात्र राजनीति में जो भी छात्र नेता होता है, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। अच्छा, जैसे कि छात्र नेता अव्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। आप जैसे छात्र नेता, पहले छात्र नेता बोला गया, इस समय में एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन उस शब्द को इतना बदनाम कर दिया सर आजकल के युवाओं ने, युवा नेता। छात्र नेता अच्छा लग रहा है, सुनने में सभ्य लग रहा है। वहीं जब हम युवा नेता बोलते हैं किसी इंसान को, बड़ा असभ्य सा, और कोई भी इंसान 150 का कुर्ता पहन के गमछा डाल के चालू हो गया है ना। ये जो दिल्ली और उधर अपना निकल जाइए चंडीगढ़ वगैरह, इन लोगों ने जो युवा नेता के नाम पर जस्ट लाइक अ छात्र नेता अपने आप को लेकर आए, प्रिंसिपल को पकड़ लेना, वहाँ के जो मतलब मेन हेड अथॉरिटी थे उनको पकड़ के नीचे गिरा देना, मार देना, कूट देना, अपना वर्चस्व दिखाना, गाड़ियों के दम पर उनको फ़ोन के धमकी देना। क्या ये छात्र नेता की असली इमेज है? नहीं, ये ऐसा नहीं करते थे हम लोग। हाँ, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते थे खूब। उनको पता लगा, वाइस चांसलर को भी हम लोग बाहर से चैनल बंद कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हम ऐसे उनसे कोई बदतमीजी, गाली गलौज करना, ढकेल देना, मारपीट करना, ऐसा नहीं करते थे। क्योंकि हम अपने हक की बात होती थी, उनसे लड़ते थे, लेकिन हम उनका सम्मान भी करते थे। हम उनके पैर भी छूते थे, हम सम्मान करते थे। और वो लोग भी जानते थे, कहते थे कि भाई अरे ये भी हमारे बच्चे की तरह हैं। तो हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे। तो आज अब वो इस तरह की जो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। आज नेता का तो नेम ही बर्बाद कर दिया गया, जैसे कि पता नहीं ये पावर दिखाकर किसी को नीचा गिरा देगा। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे छात्र नेता का सफ़र आपका कंप्लीट होता है, फिर होता है कि जब आप एक नेता बनते हैं, आपके साथ एक पब्लिक होती है, कोई भी पार्टी सोचती है कि ये इंसान मुझे चाहिए, इतनी पब्लिक मुझे मिल जाएगी, वोट बैंक का खेल वहीं से चालू हो जाता है। तो कौन सी पार्टी में आप वहाँ से फिर गए? देखिए, मैं उसके बाद छात्र राजनीति करने के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, बीएसपी अपनी मायावती जी की। मायावती जी के साथ। क्योंकि मैंने गांव से लेके गांव में भी देखा। मैंने कहा ना कि मैंने उन परिस्थितियों को देखा है जो बहुत वो उस तरह की थी, मतलब जिनको बयां करना मुश्किल है। तो उन गरीबों के लिए एक हमारे अंदर भाव था, आज भी है, कि भाई हम अगर कोई काम आ सकते हैं, इनकी मदद करें करने। तो जो बहुजन समाज पार्टी की उस समय आइडियोलॉजी मुझे ठीक लगी, अच्छा लगा। और मुझे लगा कि भाई बसपा में जा कर के, क्योंकि बसपा उन लोगों की बात करती है, गरीब कमज़ोर लोगों की बात करती है, तो इसलिए मुझे ठीक लगा। इसलिए मैं बीएसपी में गया और बीएसपी के लंबे समय तक काम किया मैंने। और बीएसपी में कोई शहरों में पार्टी बहुत कम थी, शहरों में बीएसपी नहीं थी। शहरों की ज़्यादातर बीएसपी गांव में थी, और गांव में ही काम करने का अवसर मिला। और ख़ासकर मैंने कहा ना, हमारा ये नेचर है कि हम किसी भी गरीब कमज़ोर के बीच में जा कर के उनके साथ काम करना चाहते थे और उनकी मदद के लिए खड़े होते थे। अच्छा, आपको जैसे कि राइट विंग मैन अब बीएसपी भी बोला गया, बड़ा बीएसपी में आपका नाम है, चर्चित आदमी रहे आप,
और ऐसा माना गया कि आपने आपके पास संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी आपने विधायकों को उतारा। बहुत कुछ आपने करा इस फील्ड में। ये सब कैसे का थोड़ा स्ट्रगल बताएं आप सर वहाँ का। भाई स्ट्रगल की बात नहीं है कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे विधायक तो ऐसे थे कि हमने बहुत लोगों को पैरवी करके विधायक बनवाए, एमपी, एमएलए बहुत सारे हुए, कई हुए। तो उसमें क्या है कि हम लोग पार्टी में काम करते थे और हमारी नेता मायावती जी थी और वो भरोसा करती थी कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, तो बहुत लोगों की मदद हो गई। जब फर्स्ट टाइम अपने मायावती जी से मुलाकात हुई थी आपकी, तो ऑलरेडी वो बड़ी नेता थी, छात्र नेता आप थे, कहीं ना कहीं तो ये वाला सफ़र रहा था। फिर डायरेक्टली जब फर्स्ट टाइम आप मायावती जी से मिले तो आपको लगा कैसा? अरे मयंक जी, मैं तो जब पहली बार उनसे दिल्ली में मिला और दिल्ली में ही उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करा दी। अच्छा। और दिल्ली से जब उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ आऊँगी तो मिलना मुझसे, मैंने ठीक है भाई। तो जब मुझे पता लगा कि आ रही तो मैं गया, जैसे सब लोग जाते हैं एयरपोर्ट में भी गया। तो जब कुछ लोग तो अंदर चले गए सब उनके आवास पे, और पीछे मैं तो रुक गया। मुझे तो उनको जिनको अंदर जाना तो वही गए। तो फिर मैंने किसी तरह से अंदर खबर करवाई, तो फिर उन्होंने बुलाया। लेकिन वहाँ बड़ी झिझक लगी मुझे, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से आए थे, अपने आप में लगता था कि हम ही सबसे बड़े हैं। तो बहुत ख़राब लगा, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। ईगो हर्ट हुआ, लेकिन रोक दिया गया। ईगो हर्ट हुआ वहाँ। लेकिन फिर मैं जब किसी बीएसपी का मीटिंग में जाता, तो आज भी किसी भी दल में ऐसा होता ही है, कभी कभार ऐसा होता है। तो हमारे साथ जो लड़के रहते थे, हमारी गाड़ी में चलते थे, वो कहते अरे छोड़ो भाई साहब, कहाँ फंस गए। तो यहाँ से आपने खुद नेता है। कह रहे छोड़ो भाई साहब, कहाँ आप पड़ गए, ये तो ये हो। मैंने कहा एटीट्यूड दिखा रही मायावती जी। नहीं, मायावती ने नहीं दिखाया। अच्छा, उनके बाउंसर्स वगैरह जो बाहर थे। बाउंसर नहीं, जो उनके जो और नेता टाइप के होते हैं ना, जो तो वो लोग तो मैंने कहा अच्छा। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, एकदम से मुझे लगता है 6-7 महीना ही हुआ था मुझे बसपा ज्वाइन किए। फिर एक दिन उन्होंने बुलाया मुझे। नजर उनकी अचानक आपके ऊपर ही क्यों पड़ी? ये अचानक आया, अब ये पता नहीं, ये तो वही बता सकती। लेकिन मुझे 6-7 महीने हुआ था बीएसपी में, और अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, और बुला के लखनऊ के लोगों को बुलाया, और बुला के मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। तो उस समय जब मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, तो मुझे बहुत लोग बधाई दे रहे, तो मुझे वो लगता था कि बहुत छोटी चीज़ हमको क्या बना दिया। छोटी क्यों लगती थी? अब था, ऐसा लगता था कि हम लोग तो प्रदेश की राजनीति की, छात्र राजनीति। लेकिन जब बीएसपी के जिला अध्यक्ष उन्होंने बनाया, तो मुझे लगा अरे यार क्या बनाया वो, और सब मुझे बधाई दें, सब कहे बहुत अच्छा। हमने कहा हाँ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उस जिला अध्यक्ष रहते मैंने उसमें काम किया, लोगों के बीच में गए, गरीबों के बीच में गए, काम करें, तो वही मुझे फिर बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ पावर्स भी साथ में रही। उस समय तो सरकार नहीं थी बीएसपी की, लेकिन काम करने में अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर था गरीब कमज़ोर तबके के लोगों के बीच में काम करने का। पार्टी का भी काम करते थे और उनकी मदद भी करते थे। कोशिश करते थे कि उनकी सरकार से जो योजनाएं हों उनकी फ़ायदा मिले उनको, तो कम होता तो था। लोगों की मतलब कि बातों को, अर्जी को आप आगे लेकर जाते थे। तो मैं जाता था उसमें, धीरे धीरे मैंने काम करके, और फिर मायावती जी के करीब थोड़ा पहुंच गया। फिर वो मेरी पे कुछ बात मानने लगी, जो जायज़ वो करता था मैं, जो सही बात होती थी वो बताता था मैं। ये मेरा फ़र्ज़ भी था कि वो मेरी नेता थी, तो जो सही हो, जो पार्टी हित में हो, जो उनके हित में हो, वो मतलब। और आप इधर की राजनीति समझते थे बहुत अच्छे से, उनको भी वो चीज़ पसंद आई। अच्छा, आपने अपने भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया था। भाई को जब हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो देखिए मैं उस समय तक बहुत ये नहीं था कि मैं अपने भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊं। और जबकि वो अपने आप लोगों ने उसको चढ़ा के चुनाव लड़ा दिया, और चुनाव जब लड़ाया तो चुनाव के उसके चुनाव प्रचार में भी मैं कभी नहीं गया।
बीएसपी की सरकार थी, मैं उसके चुनाव प्रचार में कभी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया। वो अपने दम पे ही उसे लड़ा और पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आया। जब जीत के आया तो फिर हम लोगों ने हमको किसी ने बताया कि भाई चलो यार ये देगची लड़ा दो, इसको ठीक रहेगा ये। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो वो जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता, तो हमारे विधायक थे, आज तो खैर नहीं रहे इस दुनिया में बेचारे, इरशाद खां जी, वो भी बसपा से विधायक थे, उनका भाई भी चुनाव जीत गया था, उनका भी छोटा भाई जिला पंचायत का, और सामान्य सीट थी। तो उन्होंने दावेदारी की और हमने भी दावेदारी की। दावेदारी वो क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, वो सारे इसमें तो मेंबर्स वोट करते हैं, तो मेंबर को हमने पूरा अपने फेवर में किया, लोगों से मिला जुला के बैठा है। तो उसमें राजनीति हो गई। कुछ लोगों ने, जो पार्टी के बड़े नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े भाई हैं। तो इन दोनों लोगों ने पूरे प्रदेश के टिकट का फाइनल किया कि कौन कहाँ से लड़ेगा। लखनऊ का इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए कि वो कहा कि भाई अगर मेरे भाई का हो जाएगा तो कुशवाहा जी पे आरोप आएगा कि कुशवाहा जी ने कर दिया, और इरशाद का हो जाएगा तो इरशाद के नसीमुद्दीन का आएगा। ये इस चक्कर में इन्होंने एक सीट को, लखनऊ की सीट को, मायावती जी के बहन जी के सामने रख दिया, और बड़ी चालाकी के साथ सिद्दीकी साहब ने बहन जी से कहा कि बहन जी ये इरशाद खान दूसरी बार विधायक हैं, और वो कह रहे थे कि हमें और कुछ नहीं मिला तो ये जिला पंचायत ही मिल जाए। तो उन्हें सहज भाव में कह दिया कि ठीक इसी के भाई को कर दो, उसका हो गया। लेकिन उस समय मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का भी आदमी था, कि मुझे बुरा लगा कि भाई या तो मुझे आप कहते मत, तो मुझे लगा कि मेरा सम्मान की बात आ गई। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, कहे बहुत है। फिर हमने सारे मेंबर जो, वो तो सब ज़्यादातर हमारे फेवर में थे, उन मेंबरों को मैंने अपने पास कहीं और भेज दिया, और ये 10-15 दिन तक लड़ाई चलती रही, कोई यहाँ नहीं। मैंने कहा मैं बात अपनी मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा तभी मानूंगा। तो बहुत बहरहाल इतना विवाद हुआ उस पर, और ये हिमाकत उस समय मैं ही कर सकता था, सब लोग कहते और कोई नहीं करता। बीएसपी में टिकट किसी का हो और जिद कोई करे, ये संभव नहीं था। फिर मैंने अपनी बात उनको बताई बहन जी, फिर वो फाइनल हुआ, पलट गया टिकट, फिर भाई का हुआ। तो बड़े, तो सर उसके बाद जब बाबू सिंह कुशवाहा जी का ये सब कुछ चला, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुए फिर उसी। बाबू सिंह कुशवाहा से मेरे रिश्ते छोटे भाई बड़े भाई जैसे थे, पहले भी थे, आज भी हैं। तो ठीक है, कुशवाहा जी मेरे बड़े भाई की तरह थे, लेकिन मैं उनके राजनीतिक मामले को तो मैं उनसे सलाह लेता था, या मुझे उनका भी योगदान था मुझे राजनीतिक बढ़ाने में, लेकिन उनके विभागों से मेरा कोई लेना देना कभी नहीं था। जैसे वो विभाग जो भी थे उनके, तो मेरा कोई दखल नहीं होता, तो मैं करता भी नहीं था, और वो करने भी नहीं देते थे। उसका कारण था कि वो मुझे वाकई छोटे भाई की तरह चाहते थे। तो कभी विभागों के मामले में ना मैं करता था, ना उनकी हमको ज़रूरत भी समझी। बस इतना ही था। मैं कोऑपरेटिव में पीसीएफ का चेयरमैन था, बस इतना ही था उनसे, और बाकी कुछ चीज़ों में। तो जब एपिसोड वही जानना चाह रहे हैं ना, कि जिसे आप कह रहे हैं कि जो मायावती जी से वो अलग हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, फिर कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी फिर हुआ। तो उसमें एक बार मायावती जी ने मुझे बुलाया, और अकेले थे, मुझे लगता है दीपावली के आसपास की बात है, उस समय दीपावली होने वाली थी। तो मुझसे बुलाया तो कहने लगी कि वो भाई तेरे को
सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और तू बाबू सिंह से थोड़ा दूर रहे। तो मुझे समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा चलिए, कल मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, अपने केसेस के चक्कर में भी वो लगा हुआ है और ठीक है। उनका मतलब था कि बाबू सिंह से तू अपनी दूरी बना ले, डिस्टेंस कर लो। डिस्टेंस कर लो। तो मैं जब उनसे मिल के चला 1 घंटे, वो हमको बताती रही, समझाती रही। जब मैं बाहर निकल आया मुख्यमंत्री आवास से बाहर, तो गाड़ी मेरी, ज़्यादातर वो 6 नंबर में रहते थे, और मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी होती थी। तो वहाँ से मैं पैदल आया, तो रास्ते में सोचता हुआ आया, क्यों बोला ऐसा? कि यार ऐसा क्यों बोला। और फिर जब बाबू सिंह कुशवाहा किसी से परिचय भी कराते थे, तो वो कहते थे कि ये मेरा छोटा भाई है, भले, और ये शब्द और कहते थे कि भले हम एक माँ बाप से पैदा नहीं है, लेकिन ये मेरा सगा है। तो मेरे मन में ये आता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मुझे भाई मानता है, भाई कहता है, भाई उसमें बाबू सिंह कुशवाहा की तो बड़ी हैसियत थी, और वो व्यक्ति ये कहता हो कि ये मेरा सगा भाई है। तो फिर मैंने कहा यार मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है कुछ भी हो जाए। बुरा लगा? हैं, मैं नहीं आया, मैं चला गया अपना, मैं मिलता रहा उनसे, और वो वहाँ से कैमरे से सब वॉच करती थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर वो मैं कोऑपरेटिव पीसीएफ का चेयरमैन था, तो उसके नाते मैं इफ़को का डायरेक्टर भी था। अच्छा। तो कहीं अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस थी आईसीए की, उसमें मैं गया था। उसी बीच में यहाँ घटना हो गई कि इनको पार्टी से निकाल दिया और ये हुआ सब हुआ। तो पार्टी से जब वो निकालती हैं तो फिर पूरी पार्टी को और विधायक मंत्री सबको बुलाती, विधायक सांसदों, कि ताकि और कोई न जाए। तो वो तो मैं था ही नहीं यहाँ। तो उनको लगा कि ये बाबू सिंह की वजह से नहीं आया। अच्छा, उनको अभी भी लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के आप सगे थे? हाँ सगे थे भाई, वो तो जानती भी थी, वो सभी लोग जानते थे। जबकि आपको तो वहाँ गए थे, इफ़को में आप गए थे? मैं वहाँ गया था। तो मैंने कहा ना उन्होंने कभी हमें फिर बुलाया और ना मैं फिर गया। अच्छा, ये जो अगर देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा जी को पार्टी से हटाना मायावती जी के द्वारा, मेन कारण कहाँ पर आपको समझ में आया, क्या वजह क्या रही? अब वो तो मयंक जी बहुत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि बाबू सिंह पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए और मायावती जी के लिए वो बहुत फेथफुल थे। जरा सा भी उनके अंदर पार्टी या उनके प्रति कभी ये भावना नहीं रही होगी कि ये करें। अब वो तमाम चीज़ें रही होंगी, कारण रहे होंगे। नहीं, मायावती जी को इतना तो, क्योंकि काम करा था उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ, इतना तो भरोसा था कि चीज़ें गलत नहीं होंगी। और फिर कहीं ना कहीं 3 आदमी उनके पास थे जो मजबूत थे, जिसमें आप भी इंक्लूड थे। ना ना ना, हम लोग तो खैर उतना नहीं थे। नहीं, उनका कहीं ना कहीं, और बाबू सिंह कुशवाहा को डायरेक्ट नहीं निकालना, इतना बड़ा फैसला वही पार्टी की तरफ से लेना, ये सोचने का विषय बनता हर किसी के लिए। बाबू सिंह के निकालने से मुझे लगता पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया उनका। कहीं ना कहीं लीडर तो वही लीड कर पा रहे थे। लीड कर पा रहे थे। अगर किसी से मायावती जी नाराज हो गई तो उसको बुला करके अपने पास बैठा के चाय पिला के उसको संतुष्ट कर देते थे। कह रहे छोड़ो यार, वो हमारी नेता है, ऐसा मत करो, चलो मैनेज करते थे। तो भड़काई गई मायावती जी किसी के द्वारा? अब जो भी रहा हो, कुछ तो परिस्थिति। चलिए, इस पार्टी शायद आप खुल के नहीं बोलेंगे, आगे चलते हैं। 2014 था बीजेपी एंट्री, 2015 से लगाकर 2022 का जो आपका सफ़र रहा, इसमें आप सत्ता विहीन रहे, कैसा क्या सफ़र गया? मैं 2013 में मैं भाजपा में आ गया था कि 2022 में? नहीं, 2013 में भाजपा में ज्वाइन किया लिया। अच्छा। तो उस समय आपके पास कौन सा सत्ता तो थी नहीं? कोई नहीं। तो उस समय 13 में आया तो इसलिए आया था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात भी हुई थी पार्टी की, लेकिन खैर वो परिस्थितियाँ हुई, नहीं हो पाया। बीएसपी टू बीजेपी क्यों? इसलिए
कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बीएसपी से मैं निकला तो मैं बीएसपी में अपने बात को कह सकता था, कह लेता था, सीधे मायावती जी से भी कह लेता था। और तो मुझे ऐसा लगा कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात कह सकते हो किसी से। ये पार्टी दोनों में कहीं ना मत एक जैसा है। हाँ, अच्छा। ये था। तो मुझे भाजपा उस समय ठीक लगी कि अपनी बात कहने का अधिकार तो है आपको, तो भाजपा ठीक लगी। तो योगी जी के साथ संबंध आपके अच्छे हैं? हाँ, अभी तो ठीक है। उस अपनी समय बात का पक्ष रख सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये जो घटना है भाजपा 2013 में ये है अच्छा। कि आप अपनी बात को रख सकते हैं किसी भी नेता के सामने, राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश तक। कोई रखना और सुनवाई होना। नहीं, सुनवाई भी अगर जरूरत की है, आपकी मतलब की बात है, अच्छी बात है, तो क्यों नहीं सुनवाई होगी। तो जब तक आपका 2022 का बीच का जो सफर रहा, इसमें आपने क्या किया और कैसा क्या रहा काम? बस पार्टी के लिए काम करते रहे, बाकी बीजेपी के क्या, लिए? बीजेपी के लिए करते रहे। जो हो सका गांव क्षेत्र से लोग, उस समय भी मुझे कभी नहीं लगा। देखिए आज भी मेरे पास लोगों के को मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ, तो मेरी व्यस्तता जैसे आज है वैसे उस समय भी थी। कैसा लग रहा है एमएलसी वाला जब हुआ? ठीक है, इसके पहले भी मैं रहा हूँ, बाद में भी हूँ, तो भाई विधायक तो दोनों हैं। नहीं, लेकिन पावर जो तो दोनों लगभग सब। हाँ, लेकिन जो काम करने का मौका हाँ। मैं समझता हूँ कि आम तो विधायक जो विधानसभा में है वो इतना चांस कम। कुल मिला के आपको विधान परिषद से ऊपर जाना था, उधर नहीं, ऊपर तो विधान परिषद है। नहीं, ऊपर तो हो गया और आगे चलना है, प्रधानमंत्री वगैरह कुछ देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो खैर मैं नहीं सोचता, लेकिन अच्छा, राजनीति का तो अंत होता नहीं है। आज विधान परिषद है, आगे जाना है, ये करना है, वो करना है, कितना करेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। देखिए राजनीति में सोचने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही पड़ेगा। जैसा हम लोगों का नेचर है अपना करते रहते हैं, और बाकी जो भाग्य और जो पार्टी का होता रहेगा वो करेंगे। ये तो हुई कुछ राजनीति की बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आज तक जितना भी आपका समय गया, रोल मॉडल कौन रहा आपका? किसको माना आपने सबसे ज़्यादा? रोल मॉडल, देखिए मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल मैं अपने प्रधानमंत्री को मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि उन्होंने भी बचपना गरीबी में गुजरा, उसके बाद एक लंबे समय तक वो प्रचारक के रूप में काम करते रहे, एक झोला लेकर के पूरे देश में घूमते रहे। उसके बाद फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक रहे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से, जमीन से जुड़ करके, और जिसको कहते नहीं घाट घाट का पानी पी के, जाओ। तो वो भौगोलिक स्थिति से लेके जो देश की हकीकत को विधिवत जानते हैं। मैं उसी तरह से योगी जी को भी मानता हूँ। योगी जी भी बहुत साधारणतः आए, लेकिन मोदी जी का निश्चित मान लीजिए आज जमीन से लेके आसमान तक, और उनका एक मुझे बहुत पसंद आया था, एक जब वो प्रधानमंत्री बने तो मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि मोदी जी आपकी प्राथमिकता क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और आज 11 साल हो गए उस पर उन्होंने काम किया, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं उनके निर्देशन में, उनके बनाई हुई नीतियों पे। तो मुझे लग रहा है कि मैं उनको इसलिए रोल मॉडल मानता हूँ कि उनको जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा काम किया कि गरीबों का उत्थान कैसे हो, इस पर फोकस किया। और जो
उन्होंने विकसित भारत की बात की है जो 47 तक, तो विकसित भारत के भी, किसी भी विकसित देश के कुछ अपने फार्मूले हैं कि भाई विकसित राष्ट्र होगा तो उसमें ये क्राइटेरिया है, तो उन क्राइटेरियाज पे बात काम कर रहे हैं वो। किस चीज़ पर? भाई कोई भी मान लीजिए आज क्राइटेरिया ये पूरे देश में मतलब एक स्वच्छता हो। अच्छा, इस पर तो हम आएंगे अभी, क्योंकि विकसित पर तो मेरे बहुत सवाल हैं साहब। उस पर ऐसे कैसे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि न कोई विरोध की पार्टी पर नहीं जाऊंगा मैं सीधा देश का, अगर मैं किसी को प्रेसिडेंट के रूप में देखता हूँ तो उससे हज़ारों क्वेश्चन जो जनता के रूप के द्वारा हैं उसकी अभी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है वो आपको कैसी लग रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में भी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको सही लग रहा है? इसलिए कि यही उत्तर प्रदेश जो इसकी, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी मैं विधायक था, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे और अगर बताते कि उत्तर प्रदेश की विधायक है तो आदमी समझ लेता था कि ये कोई गुंडा माफिया होगा। ये यकीन मानिए कि ऐसा होता था। सर, ज़्यादा आबादी वाले आदमी हम लोग, कहीं पर जाएंगे तो ज़्यादा आबादी, और यहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति लाइन ऑर्डर की होती थी। दूसरा क्या, बीमारू राज्य हुआ करता था। कोई इन्वेस्टर कोई भी हमारे स्टेट में आना नहीं चाहता था। वैट की प्रॉब्लम की वजह से कि जीएसटी की प्रॉब्लम की वजह से? नहीं, दोनों, वैट प्रॉब्लम, जीएसटी प्रॉब्लम और गुंडागर्दी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके। क्योंकि यहाँ पर जिस भी शहर में, किस ज़िले में कोई लगाने जाता था, अपनी फैक्ट्री लगाने की सोचता था, तो एक तो नीचे से ऊपर तक उसे पहले तो 20 खिलाना पड़ता था। खिलाते पिलाते अगर पहुँच भी गया तो वहाँ के गुंडे जिस ज़िले के होते तो कहते थे अरे भाई तुम उधर से आए हो, चलो इधर आ जाओ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इन सब चीज़ों से परिवर्तन हुआ आज। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है, एक ऐसी कमी लग रही है जो अगर आप एज आ योगी जी की जगह होते, या मतलब जगह की बात ये अलग हो, मन में आता कि एक कमी है, वो राजनीति में काश पूरी हो जाती? नहीं, सब पूरा परफेक्ट है? परफेक्ट है, ठीक है, चलो। कोई अच्छा, बहुत अच्छा कर नहीं, दिया? फिर कुछ आएगा तो अच्छा ही होगा। आगे भी अच्छा ही हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। योगी जी अच्छा कर रहे हैं। जी। अच्छा, जैसे कि अभी विकसित देश की बात ही चल रही थी, अब हम आपसे उन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं जैसे कि जो जनता है हमारी, हम अपने नेता से बहुत कुछ उम्मीद लेकर बैठते हैं। हम अगर हर कोई नेता बन जाए तो सर देश नहीं चलता है। इसीलिए ग्रुप आता है, एक नेता का निर्माण करता है कि आप हमारी पार्टी, आप हमारी बात को समझ लेकर जाओ, आगे लेकर जाओ, देश विदेश में लेकर जाओ, इंटरनेशनल राजनीति में लेकर जाओ। तो हम नेता को चुनाव करते हैं। तो हमारे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हम महिला सशक्तिकरण पर, जैसा कि आप ही हैं, आपकी वाइफ जो है महिला आयोग सदस्य रही थी, यानी कि आपके घर पे भी महिला सशक्तिकरण पर बात होती रही। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर जब भी किसी लड़की के साथ गलत होता है साहब, वो जो महिला सशक्तिकरण का जो विदेश हमारा सशक्त हो चुका है, इस पर हज़ारों क्वेश्चन उठा देता है। आपको लगता है कि अभी हमारे देश में कुछ कमी है? हाँ, कुछ कमियां होंगी ज़रूर, तो ऐसा होती जब घटनाएं घट जाती। देखिए क्या होता है, एक तो होता है कोई अपराध, कोई क्राइम होता है कि प्लान्ड वे में, और एक होता है टेंडम। तो प्लान्ड में जो होता है उस पर तो रोक लगी है, लेकिन जो अटेंडम हो गए तो उस पर क्या है, आदमी जो आज भी तमाम विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की महिलाओं पे अपराध करते हैं, महिलाओं पे, और वो जो अपराध होते हैं वो उस श्रेणी के हैं जो अक्षम्य हैं, इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले की अपेक्षा काफ़ी चेंजेस हुए, लेकिन और चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे अपराध, महिलाओं का घरेलू अपराध भी होते हैं। नहीं सर, डोमेस्टिक वायलेंस तो अलग हो गया सर। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस हमने अपने महिलाओं को बचाया, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें, एक जो युवा है वो चेंज होता गया,
हमने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस पर अपना कंट्रोल ले लिया। लेकिन बात आती है कि बात जब हम एक लड़की का रेप कर दे रहे हैं और फिर जब हम किसी से अपने ही प्रतिनिधित्व से इस बात की वार्तालाप करते हैं कि साहब कुछ तो हमें आइडिया दीजिए कि हमारी महिलाएं इस देश में सुरक्षित हों, कल हम अपनी बहन को छोड़कर चले जाएं पूरे समाज के बीच में, वो कल हमारे घर सेफ आएगी। इस चीज़ के बारे में नेताओं का कहना है कि जैसे कि सर आप ही ने बोला था कि कुछ हैं गलत बुद्धि के आदमी हैं, बट ये आंसर नहीं चाहिए गलत बुद्धि के आदमी हैं। हाँ, कुछ देखिए जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की जो घटनाएं करते हैं, जो रेप और बलात्कार जैसी घटना, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। ये एक सामान्य नदी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम उसको अक्षम्य तो नहीं कर सकते, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। झेल कैसे सकते हैं? हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, हम झेल नहीं सकते। इसके लिए हमें कोई कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, कठोरता कुछ लानी पड़ेगी। जैसे अभी तो बहुत कुछ किया भी है। जैसे क्या होता था पहले की अपेक्षा अब की सरकार में तो अंतर दिखता होगा आपको। सर आप क्या अंतर बता रहे हैं? पुलिस प्रशासन की आप बात बताएंगे कि हमने प्रशासन को मजबूत कर दिया, ठीक है, मैं किसी पार्टी पर नहीं ले रहा हूँ। हाँ, हमारे मनीषा का रेप होता है और उनके माँ बाप प्रशासन से जाकर बोलते हैं कि देखिए ऐसी समस्या हो गई है, तो प्रशासन क्या बोलता है? आपकी बिटिया भाग गई होगी। एक माँ बाप से एक बच्ची के बारे में जो आज नहीं है और प्रशासन क्या बोलना, तुम्हारी बिटिया का कैरेक्टर डाउन होगा इसलिए भाग गई होगी, ये प्रशासन के शब्द हैं। हमने क्या दिया सर प्रशासन? नहीं, मैं इसमें मानता हूँ कि ये जिस व्यक्ति ने, जिस संबंधित अधिकारी ने, जिस दरोगा सिपाही जो भी रहा हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्योंकि जब तक कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये भी अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे ना। अगर किसी की बच्ची के साथ कोई घटना हो गई, किसी व्यक्ति के साथ हो गई, और उससे इस तरह का सवाल अगर कोई आदमी करता है, कोई भी अधिकारी पुलिस वाला, तो उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तभी कठोर कार्रवाई में सर क्या होगा? कठोर कार्रवाई उसकी बर्खास्तगी तक होनी चाहिए। सिर्फ बर्खास्त से हम उसको छोड़ दें? और अगर वो उसके जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदार होता ही कहीं ना कहीं। सिर्फ सस्पेंड करना क्या न्याय रहेगा? सस्पेंड, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जेल भी जाने चाहिए ऐसे लोग। जिस बच्ची के साथ जो हुआ उसके अपराधी को एक जेल करा देना या आजीवन कारावास की घोषणा करा देना, इट्स ओके। देखिए, संवैधानिक दायरे में ही तो आप कुछ कर सकते हैं। तो सर संवैधानिक दायरा तोड़ रहे ना। और यह हमारा संवैधानिक दायरा हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अब करती तो है कि लंगड़ा कर देती है, या फिर सीधे यमराज के यहाँ पहुँचा देती है। और मैं समझता हूँ, मतलब उस तरह के अगर हमसे कोई पूछे तो ऐसे लोगों की ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसको, जो दूसरे लोग देख के भी उनकी रूह कांप जाए। अच्छा सर, एक लाइन आपको बताता हूँ। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने बहुत सुना। पर सर आज हम शिक्षा का दूध पीते हैं, हमारे पर डंडे चलते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। SSC प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे ही गुरुओं को मारा जाता है। पुलिस वाला आता है, वर्दी इसलिए पहनी है क्योंकि मर्दानगी है, तुम्हारे में वर्दी नहीं है क्योंकि तुम मर्द नहीं हो। ये प्रशासन के शब्द हैं। शिक्षा दूध है शेरनी का, दहाड़ने के बजाय हम मार खा रहे हैं साहब SSC के प्रोटेस्ट के नाम पर। देखिए, शेरनी का दूध तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रोटेस्ट करना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, अनिवार्य है, सबको शिक्षा इसलिए सर जरूरी है, जिसलिए ज़रूरी है। हम एक बाप हैं सर, हमारा एक बच्चा 30 साल का हो चुका है। 30 साल का बच्चा उम्मीदें लगाए हैं, आंखें गड़ाए कि सरकार एक गवर्नमेंट जॉब देगा, बट गवर्नमेंट जॉब के नाम पर सर कुछ ना कुछ धांधली हो जा रही है। तो बच्चा पढ़े या क्या करे या मर जाए। एक बात और आपको बता दूं मैंग जी, कि पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। मानता हूँ। पहले नौकरियों की लिस्ट बनती थी, अभ्यर्थी कितना भी योग्य हो उसकी योग्यता माने नहीं रखती थी। लेकिन इधर योगी जी की सरकार में चेंज हुआ। अब बेईमानी ना मात्र की कहीं हो रही हो तो हो रही हो, वरना कहीं पब्लिकली नहीं है। अब जो नियुक्ति, हाँ ये सही है कि देखिए, संभव नहीं है कि जितना हम सबकी नौकरी दे दें, सब ये संभव नहीं, लेकिन रोजगार दें इसकी हमें गारंटी देनी होगी। अच्छा सर, जैसे बड़े नेता हैं, बड़े नेता को ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है? जैसे रोज़गार की बात पर हम इस चीज़ को अगर जस्टिफाई करें या
थोड़ा सा एनालिसिस करें इस चीज़ को, इतनी बड़ी जनता को, हर किसी को गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती है। ये बात क्वेश्चन वैलिड रखता है। नहीं, रोजगार दे सकते हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये वैलिड लगता है। रोजगार देने के लिए तो सरकार काम कर रही है भाई। तो सर आप जो है जैसे शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर आप एक बच्चे को 12th तक पढ़ाएंगे, एकेडमिक सेक्टर में उसको कहीं ना कहीं 12th की जो ज़िंदगी है, मैं मानता हूँ 18 से 20 साल उसकी ज़िंदगी उसमें लग रही सब। एजुकेशन के बाद जब वो 22 से 25 साल का हो रहा है, उसकी सीधा बात है कि क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दे। अगर गवर्नमेंट इस एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड पैटर्न को एनालिसिस मतलब डाल दे, इंक्लूड कर दे कि बेटा आप पढ़ाई भी करो, साथ में ये भी सीखो, क्योंकि ये तुम्हारी स्किल है, क्योंकि अदर देश की कंट्रीज एजुकेशन के प्लस स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करती है। तो आज हमारी सरकार यही तो कर रही है। 12th तक कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ही नहीं सब हमारे में। नहीं, अब हम ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ये है कि हम जब तक टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक हम इतनी बड़ी आबादी को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको रोजगार देने के लिए सरकार बाध्य है। अच्छा रहेगा अगर ऐसा कोई सोच होता है तो। रोजगार देना है तो इसके लिए हमें नई शिक्षा नीति जो ला रही है सरकार, उसमें ये है स्किल डेवलपमेंट, सारी टेक्निकल एजुकेशन की आज तरफ हमारे देश में एआई आ गई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठे बैठे इंसान का होलिया बदल देती है, सिस्टम बदल देती है, कई लोगों के रोजगार को छीन लिया। लेकिन जब हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं 8th to 12th, उनको यही नहीं पता है कि एआई को जो प्रोटोकॉल्स उसको दिए जाते हैं या जो प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं वो रन कैसे होते हैं एआई पर, उनको ये तक नहीं पता बच्चों को। तो वो सिखाना जरूरी रहेगा क्या फ्यूचर में? ये सब सीखेगा। अभी नई जो शिक्षा नीति आ रही मयंक जी, उसमें बहुत कुछ बदलाव है। और जो अभी तक हमारे देश में, देखिए एक बात समझ लीजिए आप, जब भी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसी देश में अंग्रेज़ों ने लॉर्ड मैकाले की पद्धति की शिक्षा लागू किया। और जब किसी हमारे देश में, जब पूरे दुनिया में से नंबर 1 हमारा देश एजुकेशन के मामले में था, जब तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय हमारे देश के पास था, दुनिया में नहीं थे, हमारे पास था, तो हमारी शिक्षा पद्धति को भी चेंज हुई, गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं। आज उसको जो नई शिक्षा नीति आ रही, ये बात आपकी ठीक है कि उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, तभी हम इन बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे, रोजगार परक शिक्षा। वरना सब प्रोटेस्ट होता रहेगा। और बच्चों का जो देश का युवा है, जब सर एक लाठी पड़ती है ना, तो सिर्फ लाठी नहीं पड़ती है, एक लाठी पड़ती है, वो लाठी बताती है कि सपने देखे थे टूट गए, गवर्नमेंट पर भरोसा था टूट गया, माँ बाप का सपना टूट गया। माता जी ने एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखा, बोला कि पहले ही मार देते, ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर सरकार के खिलाफ आता है। और ये कहीं ना कहीं पैटर्न है जो अपने ही देश के आंतरिक राजनीति हमारी खराब हो जाए, बाहरी इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सर फसल। भाई उसमें अभी बहुत कुछ काम मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत वो है, वो कर रहे हैं उस पर, और इस पर करने की आवश्यकता है, तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, वरना कैसे बन सकते? नहीं बन सकता है। वरना इंटरनेशनल इंटर में अपना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इस सिखाई से सिख ईसाई चल रहा है, और प्लस इधर युवाओं का अलग ही चल रहा है, तो बड़ा है इसको सही करने वाला। हाँ, सही करने की आवश्यकता। सर आपके बारे में एक और चीज़ पता चली थी कि आप जिस जगह पर हाथ रख देते हैं वो सोना हो जाता है, जहाँ चले जाते हैं भाग्य बदल जाता है। अच्छा, ऐसा तो भैया मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जिस पे काम करना चाहिए, जिस तरह से हम निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसकी पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं। जिसको आपने अपना माना वो बन गया, जिसको आपने अपना नहीं माना वो पता नहीं कहाँ गया। नहीं, अपना तो लोगों को मानना ही चाहिए। अगर आपसे हमारे संबंध है तो फिर उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। आपको मेकर बोला क्या कि आपने जो भी चीज़ करा, बहुत कुछ आपने मतलब उस इंसान के साथ बना दिया, उसकी लाइफ में बना दिया, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बना दिया आपने। मैं कह रहा हूँ ना मयंक जी, अगर हमारे आपके संबंध हैं तो फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत थोड़ा सा 1-2 लोगों से पूछा, आप ही के क्षेत्रीय लोगों से, कि कुछ तो ऐसा बताओ जो रामचंद्र सिंह प्रधान जी के बारे में विवादित हो और मैं पूछूं उनसे, जिसमें थोड़ा सा उनको झिझक हो बताने में वो चीज़। तो बोले भैया आज तक की राजनीति में उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं दिया कि मैं आपको एक विवादित क्वेश्चन दे दूं।
या एक कोई ऐसी बात बता दो जो आप उनको पूछकर थोड़ा सा लाइमलाइट उनकी कम करें। कोशिश करता हूँ कि विवाद में ना हो, और जो अच्छा हो सकता है तो वो अच्छा करना चाहिए। और मैं निगेटिव कभी नहीं सोचता किसी के बारे में। अगर मैं किसी का भला नहीं कर सका तो बुरा नहीं करता, मैं बुरा करने का प्रयास नहीं करता। आप बहुत धार्मिक भी हैं। हाँ, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। धार्मिक हूँ, और हमसे ज़्यादा हमारी पत्नी धार्मिक ज़्यादा है। ऐसा है क्या? हाँ, पंडित हैं आपकी पत्नी? हाँ, ब्राह्मण है। उच्च दर्जे की? क्या है मतलब जब पंडित जी अपने घर पर आए फिर क्या, कैसे, क्या अरे बदलाव क्या भैया, हुआ? एक बार तो हमारे ये उन्नाव में हमारे ये जो नगर निकाय के चुनाव थे, उसमें हमारे विधायक हैं आशुतोष शुक्ला, हमारे मित्र हैं वो। तो आपस में सब लोगों की बैठ के चर्चा होती है ना, जैसे हो जाती है कि ये लोग सब लोग बैठते हैं कि कौन कैंडिडेट किसको बेहतर होगा लड़ाने के लिए, एक मीटिंग होती। तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि भाई आप तो, हम कह सकते हैं आप ब्राह्मण विरोधी हैं, आप ब्राह्मण विरोधी हैं। वो अपने तहस में बोल गए। मैं हंसने लगा, मैंने कहा यार तुम मेरे बारे में जानते नहीं यार, मैं ब्राह्मण विरोधी कैसे हो सकता, मैं तो अपने घर में भी ब्राह्मण विरोध नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती नहीं, कोई नहीं। अच्छा, होता है कि जब इंसान के जीवन में पत्नी आती है, एक महिला का आगमन घर में हो, गृह लक्ष्मी का केंद्र बनता है। सर मैं वास्तु से चीज़ों को जानता हूँ। इंसान बदल जाता है या बर्बाद हो जाता है। आपके जीवन में कैसा रहा? मैं अपने जीवन में अपनी पत्नी को इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब से देखिए किसी, तो उनका एक बड़ा रोल है हमको यहाँ तक आने में। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम तो एक बहुत हैंड टू माउथ लोग थे, खुद कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग थे। मेहनत किया, दौड़ भाग, लोगों से मिलना जुलना, अपनी मेहनत के करके हम यहाँ तक आए। और ये मेहनत हम तभी करना संभव हो पाया जब हमारी पत्नी ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। कि जब हम छात्र राजनीति के बाद तो बहुत साधारण सी थे, कोई हम व्यवसायी नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उस समय ना मेरे पास 2 4 6 नौकर चाकर थे। उस समय मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो उनको परवरिश करना, उनको पढ़ाना लिखाना, और राजनीति से लेकर सर चीज़ों में हमको पूरा फीडबैक देना, पूरा मतलब सपोर्ट देना, ये उनका काम था। और मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ तक आने में उनका विशेष योगदान है। वरना कोई ऐसी वैसी कोई लड़की होती तो हम भी कहीं नौकरी ढूंढ रहे होते, नौकरी करते। तो असल में लक्ष्मी जी आपके घर पर हाँ, लक्ष्मी। जैसे होता है कि ब्राह्मण अगर आपके घर में है तो उनकी भी एक अपनी आभा शक्ति होती है। ब्राह्मण का एक ओहदा ही अलग होता है सर। तो जब उनका आपके घर में आगमन हुआ, आपके साथ रहने लगे, तो आपने देखा कि जो मैं पहले था अचानक मेरे ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। क्या आपको लगा गृह लक्ष्मी में भी कुछ ऐसा दम होता है? सुना मैं कहता हूँ कि हमारे लिए तो लक्ष्मी थी, आज भी हैं। आज भी चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। और जो भी करती मेरी पत्नी करती, मेरा बेटा करता है, ये सब करते हैं, मेरी बेटी करती, ये सब करते हैं। कोई आज भी मैं नहीं जानता कि घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब नहीं, जब पहले तो अकेले देखती, तब तो ये बेटा भी देखने लगा। तो ये सब चीज़ें तभी संभव है। ये कहना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपद तहाँ विपद निदाना। तो मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने ब्राह्मण और ये सब चीज़ों में तो कभी कल्पना दिमाग नहीं में किया, लगाता है। कल दिमाग में भी नहीं आया, ना कभी कल्पना किया, और न मेरी पत्नी ने कभी इस तरह का आभास होने दिया। क्योंकि हमारे रिश्तेदार नातेदार सबको कभी ये नहीं एहसास हुआ कि हम कोई ब्राह्मण परिवार से आए। उन्होंने एक पारिवारिक, जिस तरह से परिवार को चलाना चाहिए उस तरह से उन्होंने परिवार को बड़े चलाया। विवाद होते हैं पंडितों में कि शादी है तो इसमें नहीं करेंगे, फिर उसमें करेंगे फिर यहाँ की शादी वहाँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ जो आजकल लोगों के साथ होता है? पहले हुआ होगा, अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है। अच्छा, जितने भी आजकल के अपने आदमी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकलने देते हैं,
या एक दायरे में बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये भारत, ये नया भारत है। अगर आज लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आज हमारी वो बहन बेटियाँ जो सीमा पे लड़ रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर चीज़ में आज लड़कों की बराबरी कर रही हैं, तो फिर यहाँ पर ऊपर नीचे, और जिन देशों ने जो मुस्लिम कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान जैसे लोग, या जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को दबा के रखा, छुपा के रखा, पर्दे में रखा, तो आज उनकी स्थिति क्या है? तो जो इसमें लड़की और लड़के में भेद मानने वाले, कभी हमारा देश आज पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन आप चले जाइए हजारों साल पहले, ये देश महिला प्रधान देश हुआ करता था। भगवान राम का भी नाम लेते तो लोग कहते सीताराम, राम सीता कोई नहीं कहता, सीताराम बोलता है। राधा कृष्ण बोलता, कृष्ण राधा कोई नहीं कहता। और हमेशा उस समय माँ के नाम से जनरेशन जानी जाती थी, आज पिता के नाम से जानी जाती। तो हमारा देश तो स्त्री प्रधान देश रहा है। हमारे देश में तो महिलाओं को देवी का दर्जा हमेशा दिया गया। पिता के रूप में आप कैसे इंसान हैं? पिता के रूप में तो हमारे बच्चे ही बता सकते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। नहीं, जैसे कि पिताजी रहे तो मेरा बच्चा तो मेरे हिसाब से ही काम करेगा। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मेरे हिसाब से नहीं, मैंने जो कल्चर दिया है कि मेरे हिसाब से ये कि भारतीय कल्चर हो और बड़े छोटे का लिहाज हो एक, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे। हो सकता वो हमसे ज़्यादा विद्वान नहीं थे ना, वो हमें कल्चर दे सकते थे, हमें कह सकते थे कि नहीं बेटा अच्छा है, अच्छी बात करो, किसी के साथ गलत ना करो, ये तो सब उनकी शिक्षा ठीक है। लेकिन बाकी टेक्निकल मामले में तो वो जानकार नहीं थे ना, तो फिर उनकी कैसे बात हो सकती? आज हमारा बेटा हमसे ज़्यादा विद्वान हो सकता है, तो हम उसको कैसे राय दे देंगे नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा ही करो। कल को प्रत्युष बोलते हैं कि मैं अमेरिका में काम करूंगा, वहाँ अपनी इंडस्ट्री डालूंगा, अगर तो मेरी तो सलाह ये होगी कि तुम हिंदुस्तान में डालो इंडस्ट्री, लेकिन वो उसको बेहतर समझ सकता है। तो हम ऐसा कोई समाज विरोधी काम नहीं करना चाहिए। समाज में आपको सम्मान मिले, लोगों का सम्मान करो, सम्मान दो, सम्मान लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो इसी के साथ सर अपने पॉडकास्ट को हम लोग एंड करते हैं। बहुत कुछ ऐसा रहा, आपने सीखा, आपने जाना, कुछ नई चीज़ें जानी। आप सर के बारे में जो चीज़ नहीं जानते थे, आज हो सकता हो कि इन डेप्थ उनके बारे में कुछ जानने की आपने कोशिश करी होगी। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब इंसान अपने लाइफ से सीखता है तो वो आपको सिखाता ज़रूर है। तो सर ने आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाया, हालांकि शब्द और समय की सीमा कम रही, लेकिन सीखने का अगर देखा जाए तो आपने बहुत कुछ सीखा। तो इसी के साथ सर पॉडकास्ट को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।